स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बात बुलंदशहर की, जहां पर पुलिस की लापरवाही की वजह से एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। छात्र ने सुसाइड करने से पहले एक नोट भी लिखा, जिसमें उसने लिखा कि उसके साथ गैंगरेप वारदात को अंजाम दिया गया और जब पुलिस के पास घटना की शिकायत करने पहुंची तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और इससे आहत होकर उसने अपनी जान लेने का फैसला किया है। सुसाइड की कोशिश के बाद पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली लाया गया, जहां आज उसकी मौत हो गई। छात्रा ने सुसाइड नोट पर पुलिस पर आरोप लगाते हुए पूरी घटना के बारे में लिखा है। छात्रा ने लिखा है कि 3 अक्टूबर को कमरुद्दीन नाम के एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर रेप करने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत अनूप शहर कोतवाली में की गई, लेकिन कमरुद्दीन ने उससे माफी मांग ली और शादी करने का वायदा किया। इसके बाद उसने कमरुद्दीन को माफ कर दिया था, लेकिन 16 अक्टूबर को शादी का झांसा देकर कमरुद्दीन अपने साथी के साथ रिश्तेदार के घर ले गया। वहां उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। इसके आगे पीड़िता ने लिखा कि 24 अक्टूबर को अनूप शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया, मगर आरोप को फर्जी मानते हुए पुलिस ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। इस बात से दुखी छात्रा ने सुसाइड का फैसला कर लिया और इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही साफ दिख रही है। पुलिस पर क्या आरोप लग रहे हैं, हम आपको बताते हुए चलते हैं। पुलिस ने शिकायत को एफआईआर में नहीं बदला। पुलिस ने पीड़िता के आरोपों को फर्जी बता दिया। पहली शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसके चलते यह घटना सामने आई और इस घटना में लापरवाही बरतने वाले दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलंदशहर के एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का इस मसले पर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला की टीम जनपद स्तर की है, उसके द्वारा आकर के जितने भी पॉसिबल एविडेंसेस मौके पर उपलब्ध थे उन सबको कलेक्ट कर लिया गया है और उसके बाद जो है फिर इसको सील करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो सारी औपचारिकताएं और जो सारी कार्रवाई थी वो पूरी हो गई। सर, अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो अब तक 7 में से 5 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शेष 2 की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें कई राज्यों में गई हुई। इस पूरे मामले पर बुलंदशहर के डीएम का क्या कहना है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। अब लोग उसमें फॉलोअप कर रहे हैं। यहाँ से एसपी क्राइम है, तहसीलदार हैं, वहाँ के आरएमएल के अथॉरिटी, वहाँ की पुलिस अथॉरिटी से हम लोग कंटिन्यूअसली संपर्क में हैं। वहाँ का रूल है कि कोविड का टेस्ट होने के बाद ही होता है। कोविड का टेस्ट करवाया गया है, नेगेटिव आया है। अभी पीएम की प्रक्रिया चालू हो गई है। एज सुन एज पीएम खत्म होता है, वहाँ पे एम्बुलेंस ऑलरेडी लगी हुई है, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, हम उनको सुरक्षित यहाँ तक ले आएंगे। और पुनीत शर्मा इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बुलंदशहर से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। पुनीत, लगता है उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस की घटना से कोई सबक नहीं सीखा अब तक। बिल्कुल, देखिए राजीव, सही कहा आपने। जिस तरीके से बुलंदशहर में एक और मामला सामने आया, हालांकि ये मैं एक बार और कंफर्म करना चाहूंगा कि ये मामला अनूपशहर थाना क्षेत्र का नहीं है, ये दूसरा मामला है। ये जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक ये रेप पीड़िता थी जिसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि बार बार ये फैसला कर ले और इससे आहत होकर के जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो परिजनों का आरोप है, यहाँ पर 7 लोग यहाँ पर आए थे और उस जो पीड़िता थी उसको जला दिया गया था। हालांकि दिल्ली में वो जो है मौत और जिंदगी के बीच जो झूल रही थी, लेकिन देर रात उसकी मौत हो गई। और साथ ही पुलिस का ये कहना है कि इसमें से 7 आरोपी बताए गए थे और 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जल्दी और जो 2 आरोपी बचे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। पुनीत, क्या ये जहांगीराबाद का जो थाना जहां का आप मामला बता रहे हैं वो गौतम बुद्ध नगर के हिस्से में पड़ता है या बुलंदशहर के हिस्से में? देखिए राजीव, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बुलंदशहर जिले में है, ये बुलंदशहर के जो जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का मामला है, वो जिसकी आप बात कर रहे थे पहले, वो अनूपशहर थाना क्षेत्र का मामला था। वहां पर भी एक गैंगरेप पीड़िता ने जो है आत्महत्या की थी, वो फांसी लगा करके आत्महत्या की थी। और ये जो मामला है ये बुलंदशहर के जहांगीराबाद का मामला है, जहां 7 लोगों ने इसको जो पीड़ितों जो परिजनों ने जो आरोप लगाया कि 7 लोगों ने इसको जो है जिंदा जला दिया है। जी, देर से ही सही उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यही है कि भद पिटवाने के बाद पुलिस का एक्शन आखिर क्यों दिखाई पड़ता है। बहुत शुक्रिया पुनीत शर्मा।
शर्मा, नजर बनाए रखें, आगे भी आपके पास जानकारी के लिए आते रहेंगे। वहीं बुलंदशहर के बाद अब बात कर लेते हैं बांदा के हैवान इंजीनियर की, जिसे केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से गिरफ्तार किया। जूनियर इंजीनियर सिंचाई विभाग में पोस्टेड था। सीबीआई ने आरोपी के पास से 8 मोबाइल फोन, 8 लाख कैश, लैपटॉप, तमाम दूसरे सामान, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। अब आपको इस इंजीनियर की करतूत भी बता देते हैं, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। पूछताछ में इंजीनियर ने अपने गुनाहों को कबूला और सीबीआई को बताया कि 5 से 16 साल के बच्चों को अपना शिकार बनाता था, बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का लालच देता था, उसके बाद उनका यौन शोषण करता था। इतना ही नहीं, आरोपी के ईमेल से पता चला है कि आरोपी अश्लील फोटो और वीडियो शेयर करने के लिए देश विदेश के कई गिरोहों के संपर्क में भी था। इसके साथ ही वो अश्लील वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर करता था और इसे पैसा कमाने का जरिया बना रखा था। दरअसल डार्कनेट पर तस्वीरें अपलोड करने के बाद इंजीनियर पीड़ित परिवारों को तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल कर पैसों की मांग करता रहा था। आरोपी इंजीनियर ने इस घिनौनी करतूत को चित्रकूट, हमीरपुर और बांदा में अंजाम दिया था और इस आरोपी इंजीनियर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, जो बच्चों के यौन शोषण के मामले में शामिल पाया गया। इसके खिलाफ तमाम जांच की गई। चित्रकूट, हमीरपुर और बांदा के बच्चों को इस शख्स ने शिकार बनाया। जूनियर इंजीनियर के पद पर पोस्टेड था। हैवान इंजीनियर इसे यूं ही नहीं कहा जा रहा, क्योंकि 5 से 16 साल के बच्चों को यह अपना शिकार बनाता था। खुर्रम निजामी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। खुर्रम, अगर इस शख्स की कहानी पर यकीन कर लिया जाए जो सीबीआई की तरफ से सामने आई है, तो नोएडा का निठारी याद आ जाता है, जहां पर मोनिंदर सिंह पंढेर और सतीश कोहली ने बच्चों के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। खुर्रम, जी बिल्कुल, देखिए बेहद शर्मनाक और सर झुका देने वाली घटना है ये, और जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया वो हम सब की रूह को कपा देती है, रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी पैदा कर देती है कि 5 से 16 साल की उम्र के बच्चे, कोई उम्र नहीं होती, लेकिन उनको अपनी हैवानियत का शिकार बनाता था ये इंसान, ये हैवान। आप इसको इंसान आखिर कैसे कह सकते हैं, जो सीबीआई की कहानी है उसको देखते हुए। लेकिन जिस तरीके से ये पाया है पुलिस ने और जिस तरह सीबीआई ने उसको अरेस्ट किया है, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है, तहकीकात किया है और बड़ा करीबी से उस पर निगाह रखी थी और पुख्तगी करने के बाद उसको अरेस्ट किया। जब कहानी खुली तो लोगों को मालूम हुआ कि किस तरीके से इस हैवान को एक बार किराए के घर से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उसकी जो गतिविधियां थी वो बेहद संदिग्ध थी। और जब मकान मालिक को इस बात का शक हुआ कि वो गलत काम करता है या करने की कोशिश करता है, तो उसको उसने बाहर कर दिया था। वो पत्नी के साथ रहता था, लेकिन एक घर उसने और बना रखा था जहां ऐसे कृत्य को वो अंजाम देता था। वो ये बताता था, उस तरीके करता था और डार्क नेट के जरिए वो इन वीडियो को सप्लाई करता था बाहर के मुल्कों में ऐसे लोगों को जो कि जिनका दिमाग ऐसे ही कामों में लगता है। इसको हम इंसान कम हैवान और पर्वर्टेड नर पिशाच कह सकते हैं। खुर्रम निजामी, नर पिशाच कह सकते हैं ऐसे लोगों को। हमारे दर्शक यहां पर यह भी जानना चाहेंगे कि यह गिरफ्तारी सीबीआई ने की है, आखिर सीबीआई इस आरोपी को लेकर कहां गई है, क्या पूछताछ हो रही है, और अगर डार्क नेट पर यह इतना घिनौना काम करता था तो डार्क नेट का इसका कनेक्शन कहां कहां तक फैला हुआ है, क्या उसके सिरे हिंदुस्तान में भी और कहीं मौजूद है, क्या इसकी भी जांच हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई आखिर कैसे पहुंची बांदा और चित्रकूट, और ये पता करने के लिए कि कौन शख्स है जो इस तरह की वीडियो को अपलोड कर रहा है, किस तरीके से वीडियो रिलीज कर रहा है। ये ऐसे खुलासा हुआ कि तकरीबन 3 या 4 साल पहले एक शिकायत पास आती है सीबीआई के, जिसके बाद ये मालूम चलता है कि चित्रकूट बांदा के इलाकों से वीडियो अपलोड हो रहे हैं जिसमें छोटे बच्चों का शारीरिक शोषण हो रहा है। उसके बाद मुकदमा दर्ज करती है और तहकीकात शुरू होती है और वो पहुंचती है राम भवन तक की, जो इस काम को अंजाम देता था। इसके कनेक्शंस की बात करें तो ग्लोबली कनेक्टेड था, वेल कनेक्टेड था राम भवन, और जिस तरीके से ये वीडियो बनाता था बाकायदा उसको वो सप्लाई करता था, बेचा करता था। और डार्क नेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा डार्क प्लेटफॉर्म है जहां पर हर इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दिया जाता है, चाहे वो हथियारों की खरीद फरोख्त हो या फिर पोर्नोग्राफी की सप्लाई हो। डार्क नेट वहीं उसी काम आता है और उसका वो शातिर खिलाड़ी बन चुका था।
10 साल तक की वो इस काम को अंजाम देता रहा। और हैरानी की बात यह है कि सीबीआई को तो मालूम चल गया किस तरीके से हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो इंटेलिजेंस, वाजिब सवाल उठा रहे हैं आप, वाजिब सवाल उठा रहे हैं। आखिर एलआईयू क्या कर रही थी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने क्या किया? सीबीआई अगर जाकर गिरफ्तार कर लेती है तो कहीं बहुत सवाल उत्तर प्रदेश की खाकी पर भी खड़े होते हैं। एक के बाद एक ये सवाल खड़े होते हैं, सोचना बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को। खुर्रम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए